सर प्रणाम। प्रणाम जी। मेरा जैसा कि आज के कार्यक्रम का विषय है कल, आज और कल, तो सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगी। और आपने शुरुआत की थी कि महिलाओं की, तो सर कल हमारी ये स्थिति थी कि महिलाएं घर से निकलने में डरती थी। आज हम जब घर से बाहर निकलते हैं तो पेट्रोल पंप से लेकर टोल टैक्स से लेकर हर बैंक से लेकर हर ऑफिस में जब हम महिलाओं को देखते हैं तो हमारा सिर ऊंचा हो जाता है और सीना गर्व से फूल जाता है। वो बहुत खुशी की बात है, पर अपने मेरे भाइयों का उनको नीचे मत कर देना ज्यादा। नहीं मैंने मजाक करता हूँ, मैं तो खुद फेमिनिस्ट हूँ। जी। और सर जैसा कि अभी अमृत काल चल रहा है और आपने कहा कि आगे जो बहनें हमारी जो भविष्य की जो पीढ़ी आने वाली है वो उसको देखेगी। और पार्लियामेंट में जैसे अभी 30% महिलाओं का आरक्षण 33%। तो मेरा एक आपसे निवेदन है कि बाकी में जो महिलाएं योग्य हैं और उस पद के लायक हैं, कृपया उनको ही पहुंचाया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं हम महिलाओं के अधिकारों को दबा दिया जाता है, हमारी आवाज़ को कहीं ना कहीं धीमी कर दी जाती है। और बाकी में जो महिलाएं मेहनत करती हैं, जो घर से निकलकर घर को संभालने के साथ साथ समाज में आगे निकलने पर हमको पता है कि कितनी चुनौतियों का सामना करके हम आगे बढ़ते हैं और हमको फिर वहाँ पीछे कर दिया जाता है, तो इसका कहीं दुख होता है। ये मेरा प्रश्न नहीं, यहाँ पे बैठी करीबन सभी बहनों का और भारत की 33% महिलाएं जो, या 50 नहीं सर, मैं तो 90% महिलाएं जो योग्य है, ये उनका प्रश्न है कि काबिलियत को आगे बढ़ाया जाए और जो अगर वो उस पद के लायक है तो बाकी में उस पद के लिए उसके लिए सुनियोजित किया जाए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी। आपने अपना परिचय नहीं मेरे को एक सर मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की महिला समन्वय की विभाग सह संयोजिका हूँ और महिलाओं के लिए अभी काम कर रही हूँ। अभी हमने संवर्धनी अपना नाम भी बताओ। श्रीमती राखी राय। श्रीमती राखी राय। और संवर्धनी करके हमने एक कार्यक्रम किया था 1200 महिलाओं का, और उसमें जो महिलाओं के साथ जो समस्याएं आती हैं, चेतावनी आती हैं, उनको घर परिवार में समाज में क्या क्या प्रॉब्लम आती हैं वो सब हमने फेस की, उनसे उनका बांटा। और कहीं ना कहीं मेरे को ये एहसास हुआ कि महिलाओं के साथ आज भले हम आगे बढ़ गए हैं, पर एक दुख जो रहता है कि हमारी योग्यता को बढ़ने नहीं दिया जाता है या हमको कहीं ना कहीं समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो सर ये भी एक निवेदन है कि इसका मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी योग्यता को, आपकी कंट्रीब्यूशन को, आपकी जो डेवलपमेंट है कोई नहीं रोक सकता, दुनिया भर में कोई नहीं रोक सकता। देखिए मैं अपना एग्जांपल दे दूं, मैं नॉर्मली अपनी बात करता नहीं। जब मैंने आईएएस का इम्तिहान दिया, बात कर रहा हूँ 1973 की, 74 बैच में हूँ, तो मेरी बैच की टॉपर हैं जो आज मेरी वाइफ हैं। मेरे कभी 50 साल हो गए। जब यूएन विमेन की ये संस्था जो स्थापना जब की तो वो पहली उसमें असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल बनी। तो मेरे घर में 2 बेटियां हैं, एकदम हमसे ज्यादा पढ़ी लिखी हैं, दुनिया भर में उनका काम है। देखिए विमेन पावर को कोई रोक नहीं सकता। और 33% तो आप रिजर्वेशन से आएंगे, एक बारी पहुंच गई तो बाकी 50% तक आप खुद ही बना लेंगे रास्ता। मैं सीरियसली बोल रहा हूं। देखिए ये कुछ लोग शुरू में रोकने की कोशिश की, उनको लगता है कि उनका कम हो जाएगा, वो नहीं होता है कभी। देखिए जब हमारा समाज बहुत हमें समस्याओं का सामना करना पड़ता है, और किसी ने भी सोशियोलॉजिकल स्टडी की कि बहुत तंगी थी तो पुरुष को 100 रुपए दिए, उसने कैसे वो 100 रुपए इस्तेमाल किया और महिला को क्या दिया, तो महिला ने जाके बच्चों के लिए खाना खरीद लिया। देखिए ये एस्टैब्लिश्ड है, और इससे हमारे जो बहन भाई हैं उनको भी, हमारे सबको ताकत मिलेगी, मेरे भाई लोगों को भी। इसलिए जब मैं देखता हूं कि हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, मैं जनरल बात भी कर रहा हूं, और हमारे जो परिवार के साथ जुड़े हुए हैं, जब हमारे जो महापौर हैं, हमारे विधायक हैं, हमारे एमपी है, मेरी बहन यहाँ पे बैठी है। देखिए आपको ज्यादा देर लगाने की, आप जब बात करते हैं उनसे बात एकदम लग जाता है, और वही लोग आगे आएंगे जिनको इन इश्यूज के बारे जानकारी होगी, और जो इन इश्यूज को आगे रख पाएंगे, और जो इन इश्यूज को जिसके लिए थोड़ी सी आगे भी आंदोलन करना पड़े वो कर पाएंगे। तो मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं। ये इसलिए नहीं क्योंकि आपको ये 33% बाद मिलेगा, मुझे पूरा विश्वास है उससे पहले भी जो चुनाव होंगे ना,
सारी पार्टियां, मैं सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की नहीं बात कर रहा हूं, सारी पार्टियां हमारी बहनों को आगे इंकरेजमेंट देंगी। तो ये जो लगता था आपको कि नहीं आपको रोका जाता है क्योंकि उसमें कुछ कोई हम लोग मेरे जैसे लोग इनसिक्योर फील, बिल्कुल नहीं, आप इसको भूल जाइए। ये बहुत बड़ा निर्णय था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस पे बहुत साल काम किया है। ये तो बिल 2013 में राज्यसभा में पास हुआ था। तो कुछ लोग कहते हैं कि उस समय क्यों नहीं कर दिया। अरे भाई 2013 में राज्यसभा में हुआ था, लोकसभा गया, जब लोकसभा डिसॉल्व होगी तो बिल पेंडिंग नहीं था, उस लोकसभा के साथ डिसॉल्व हो गया। और ये कुछ कहते हैं अभी क्यों नहीं। देखिए अभी सेंसस चल रहा है, सेंसस 2021 का उसको आएगा, 2026 तक डिलिमिटेशन है। 2026 में जो हमारी पार्लियामेंट में सीटें हैं वो बढ़ेंगी। अभी 540 से लेके कितनी हो जाएगी, कोई 750 800, उसमें सारे टोटल में आपको 33.3% आपको मिलेगा। इसलिए मेरे लगता है सब पार्टियों को करना पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी की तो अपना ये सोच है, और जो नारी शक्ति और महिला सशक्तिकरण, उसका समय आ गया। मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं इसके लिए। आई थिंक आई एक आखिरला सवाल के लिए समय होगा। जी मैडम। सर नमस्कार, मनीषा खेड़ेकर। सर एक छोटा सा ही सवाल था मेरा, सवाल भी नहीं है, बस एक बताना चाह रही थी कि सर जितनी भी योजनाएं अगर हमारी आती है तो उन योजना का क्रियान्वयन हम हर हितग्राही को पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन क्या होता है ना कि हम टारगेट की दौड़ में उस महत्वपूर्ण हितग्राही को छूट जाता है। तो बस सर यही गुजारिश थी कि जब भी अपनी कोई योजना निकलती है तो हमारे जो मीडिया, हमारे माध्यम जो है, हमारा जो परिवार है, परिषद है, सांसद है, इन लोगों को उन सारी योजनाओं की जानकारी हो कि आसान तरीके से हम हितग्राही के साथ लाभ पहुंचा सकें। बहुत मनीषा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बड़ी खुशी है आपने सवाल पूछा। अभी आप छतर सिंह जी दरबार जी से पूछिए, मैंने उनको चिट्ठी लिखी है, उनको हर एक दोनों मंत्रालय के बारे में बताया है कि अमृत योजना में आपकी कंस्टिट्यूंसी को कितना मिला है, स्वनिधि में कितना मिला, सारे आंकड़े दिए हैं। पर आपकी बात बिल्कुल सहमत है, आप जैसे यंग लोग, बाकी सोशल इन्फ्लुएंसर्स इस चीज पे जोर दीजिए। देखिए मोदी जी ने एक चीज साबित कर दी है कि गुड गवर्नेंस जो है वो अच्छी राजनीति भी है। और हम राजनीति इन चीजों पे करेंगे कि लोगों की जो कमियां हैं, विकास का काम पूरा करेंगे, तो बहुत अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, लास्ट वन सर। मेरा प्रश्न ये है कि मेट्रोज अपन सब अर्बन सेंटर्स में बना रहे हैं। मेट्रोज की जो मेरा नाम करण सिंह जी। मेट्रोज में जो ये अर्बन सेंटर्स में मेट्रोज बना रहे हैं, उसकी बजाय जैसे इलेक्ट्रिक ट्रेन बनाते, मान लीजिए इंदौर से उज्जैन क्लोज डिस्टेंस है, उज्जैन से देवास, देवास से इंदौर और इंदौर से, तो ये फैसिलिटी ज़्यादा पॉपुलेशन को कवर करती और लॉन्ग टर्म में ये जो प्रॉपर्टी प्राइसेस बढ़ते हैं उसको भी डिफ्लेट करके रखती, क्योंकि लोग अपने अपने रेसिडेंशियल एरिया से मूव कर सकते थे। करण सिंह जी, आप लोग कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेट्रो जो है, क्योंकि ये कैपिटल इंटेंसिव प्रोजेक्ट है, जैसे दिल्ली में हमने मेट्रो बनाया, शुरुआत इसी कहां से हुई, हमें जाइका, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी से 27-28 हजार करोड़ का हमें लोन लेना पड़ा। इसलिए मेट्रो का दाम ऊंचा क्यों होता है, क्योंकि काफी अंडरग्राउंड होती है। तो आप इसको एक टनलिंग करते हैं, नीचे से ले जाते हैं, कुछ स्टेशन नीचे होते हैं, कुछ एलिवेटेड होते हैं। जो आप बात कर रहे हो ट्रेन या इलेक्ट्रिक, वो कर रहे हैं, जैसे RRTS बना रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो इसमें कॉस्ट फैक्टर है। आप बात कर रहे हैं इंटरसिटी कनेक्शन की, हाँ, ये हो रहा है, इस पे काम हो रहा है, इसमें कई कॉरिडोर्स बन रहे हैं मध्य प्रदेश में भी। क्योंकि समय कम है, मैं आपको सारा उसकी डिटेलिंग करा दूंगा, पर मैं आपका एड्रेस लेके मैं आप तक पहुंचा भी दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ जरा जोर से आवाज उठाइए, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। उपस्थित सभी प्रबुद्धजन, माननीय मंत्री महोदय के पास समय की बहुत कमी थी। बहुत सारे हमारे प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि स्वागत में रह गए हैं। पेट्रोलियम मंत्रालय के मंत्री हैं और पेट्रोलियम
एसोसिएशन के लोग भी थे, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। अंत में कार्यक्रम के हाँ, माननीय नगरपालिका अध्यक्ष भी हमारे बीच है, वह भी स्वागत की कड़ी में हमारे साथ छूट गई है, और जो भी प्रतिनिधि रहे हैं वो छूट गए, उन सबसे क्षमा चाहते हैं। और अंत में कार्यक्रम का आभार प्रदर्शन करने के लिए मनीष जी प्रधान को आमंत्रित कर रहा हूँ। कृपया मनीष जी पधारें। मंच पर उपस्थित केंद्रीय मंत्री श्री हरदीप सिंह जी पुरी, सांसद श्री सतर। सर, मैं जी नंदन जोशी, विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी का प्रांत संपर्क प्रमुख हूँ। सर, आप पेट्रोलियम मंत्रालय को देख रहे हैं, पर जैसा आपने बताया कि ओपेक देशों के ऊपर भी डिपेंडेंसी आपकी योजनाओं से कम हुई है भारत की कहीं ना कहीं, क्योंकि हम अधिक अलग ले रहे हैं। पर वैकल्पिक ऊर्जा का जो स्रोत है, इलेक्ट्रिक जो है, उनको अर्बन क्षेत्रों में और सेमी अर्बन हमारे जैसे छोटे क्षेत्रों में लागू करने के लिए क्या सरकार की कोई योजना है या उस पर काम करना चाहिए? सर, मैं बहुत नंदन जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, एक बहुत बड़ा मैं समझता हूं, ये क्लाइमेट के कारण जिसको ग्रीन कहते हैं, एक बहुत बड़ी मास मूवमेंट, जन आंदोलन शुरू हो गया। मैं इलेक्ट्रिक पे 2 मिनट में पहुंचता हूं, पहले आपको बायोफ्यूल्स के बारे में बता दूं। देखिए, मैं 2006 में जब मैं एक सिविल सर्वेंट था तो मैं ब्राजील में पोस्टेड था। उस समय की जो सरकार है हमारी, उन्होंने बड़ी मेहनत की कि किसी तरीके भारत के 10-15 राज्य और यूनियन टेरिटरीज में कम से कम हम 5% एथेनॉल को मिला सकें पेट्रोल में। बड़ी कोशिश की। मैंने भी ब्राजील में लोगों से मिला, टेक्नोलॉजी की बात की, पर दाल गली नहीं। 2014 में टोटल बायोफ्यूल ब्लेंडिंग हमारे यहां 1.4% रही। मोदी जी ने जब दायित्व संभाला, उन्होंने कहा कि मैं 10% बायोफ्यूल ब्लेंडिंग नवंबर 2022 तक करके दिखाऊंगा। और आपको मोदी जी का मालूम है, एक बार वो कहते हैं तो सामने आ जाता है नतीजा। बड़ी खुशी से मैं बड़े गर्व से कह सकता हूं, नवंबर 2022 की जगह 5 महीने पहले हमने 10% ब्लेंडिंग कर दी। और नंदन जी, उसके कारण हमें 41,000 करोड़ का जो इंपोर्ट बिल है बचत हुई, और हमने उसके कारण 42,000 करोड़ अपने किसान भाइयों को दिया। फिर अगला टारगेट था कि हम 20% ब्लेंडिंग जो है उसको 2030 तक करें। अगेन बड़ी हैरानगी की बात है, हमने कहा नहीं, मोदी जी ने कहा इसको 2030 नहीं, इसको 2025 तक करके दिखाओ। आज हम 12% तक पहुंच गए हैं, और मैं दावे से कहता हूं 2025 के आखिर तक हम 20% ब्लेंडिंग पे पहुंच जाएंगे। 20% ब्लेंडिंग का मतलब क्या है? पहले हम 20% पे क्यों रुके हुए? क्योंकि हमसे यह कहा गया था कि अगर आप किसी गाड़ी में जिसका नॉर्मल इंजन है, उसमें 20% अगर आप एथेनॉल जिससे भी बना हो, चीनी से, शुगर केन से बना हो, मक्के से बना हो, अब तो हमारे यहां सेकंड जनरेशन टेक्नोलॉजी है, हम पराली से भी, एग्रीकल्चरल वेस्ट से भी बना रहे हैं। पानीपत में 5 ऐसे प्लांट है, बंबू से बना रहे हैं। कि अगर 20% तक ब्लेंडिंग हो तो आपको इंजन डिजाइन में कोई फर्क नहीं है। पर देखिए, ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जैसे ही हम आगे बढ़ रहे हैं, हमें 20% ब्लेंडिंग के लिए 1,000 करोड़ लीटर चाहिए। अभी हम 600 करोड़ लीटर पे पहुंच गए हैं। अब कोई भी शक नहीं कर रहा कि हम 20% से भागे। अब वो जो गाड़ियां आनी शुरू हुई हैं, वो E85 के 85% उसमें एथेनॉल जल सके। और मैं और आपको कुछ अच्छी खबर देता हूं। अप्रैल इस साल, अभी हम अक्टूबर में हैं, अप्रैल में यह निर्णय लिया गया कि E20 जो फ्यूल है, E20 का मतलब एथेनॉल 20% मिक्स, वो हम अपने बंक्स पर लाना शुरू कर देंगे। और अभी आज 5,000 से अधिक पेट्रोल पंप देश में ऐसे हैं जहां पे E20 मिल रहा है। टोटल हमने ब्लेंडिंग के द्वारा कोई 73-74 हजार करोड़ की सेविंग की है इंपोर्ट पे।
अब आप आते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे। देखिए, मान के चलिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स दबा के आ रही है, और उसमें भी दोनों चीजें हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टेशन, वो चार्जिंग स्टेशन चाहिए। तो हमारी जो ऑयल कंपनीज है, इन्होंने मुझसे वादा किया था कि इनके जो 22,000 ऐसे स्टेशन है जहां पे इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन है, ये तो हमारी कंपनियों ने कहा, लोकल अथॉरिटीज आपके यहां जो है वो भी इलेक्ट्रिक स्टेशन चार्जिंग कर रही। देखिए, इलेक्ट्रिक का ये फायदा है कि वो नॉर्मल पेट्रोल डीजल गाड़ी से तो बहुत अच्छी है पोल्यूशन के लिए, पर जब तक ओवरऑल ग्रिड ग्रीन नहीं होती तो ग्रे है। पर एक नई जो शुरू हुआ काम, इलेक्ट्रिक भी होगी, उसमें एथेनॉल पड़ेगा, उससे टोटली क्लीन हो जाएगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरीके से अभी सारी टेक्नोलॉजी में चेंज आ रही है, ये 2-2.5 साल की बात है। तो ये जो समस्याएं हैं, एक हमारी अपनी प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, हमारी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और ज्यादा आएंगी, एथेनॉल ज्यादा यूज होगा, तो एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन पे इसमें बहुत लाभ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद नंदन जी। बसों का टोटल निजीकरण है और प्रथम किलोमीटर का 7 रुपये लगता है और पर किलोमीटर 1.5 रुपया लगता है। रेलवे के मुकाबले में ये 20 गुना महंगा है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए कि गरीब लोगों को बस में अच्छी सुविधा मिले, और इंदौर मनमाड़ रेलवे लाइन और खंडवा बड़ौदा रेलवे लाइन पे ध्यान दिया जाए तो पैसेंजरों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मिलेगी। जय हिंद, जय भारत। राधे श्याम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप तो मेरे दिल की बात कह रहे हैं, इसीलिए मैंने कहा हम लोग क्या कर रहे हैं, राज्य सरकारों से मिलकर ज्यादा इलेक्ट्रिक बसें ला रहे हैं। अब 10,000 का हमारा पहला प्लान है, इसमें से इंदौर को कितनी मिलती है, भोपाल को कितनी मिलती है, वो तो मैं नहीं तय करूंगा, वो तो जो प्रपोजल आपके यहाँ से बन के आएगा। पर भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार राज्यों में है और जो केंद्र में है, मुझे पूरी उम्मीद है ये जो आपने बात कही है, ये उनके दिल में है, और इसको हम पूरा करके दिखाएंगे। नमस्ते। नमस्कार जी। मेरा क्वेश्चन है, आप पहले अपना परिचय हमें करें। मैं धार से हूँ, रेखा मेहता, सामाजिक कार्यकर्ता। जी। मेरा क्वेश्चन है कि धार जैसे छोटे शहरों में आज इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या प्लान है? रेखा जी, हाँ, आपका अगर स्वयं प्रश्न पूरा हो गया तो मैं बताता हूँ। हाँ, जी। रेखा जी, ऐसा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो उसको सिर्फ एक चार्जिंग स्टेशन चाहिए, और जब हमने इसकी शुरुआत की थी चार्जिंग स्टेशन बहुत कम थे, और क्योंकि चार्जिंग स्टेशन कम थे, जो कंपनियां इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाती हैं वो भी झिझकती थी, क्योंकि आप मॉडल बना दें, अगर चार्जिंग स्टेशन नहीं होगा तो मॉडल बिकेगा नहीं। अब बड़ी खुशी की बात है, दबा के इलेक्ट्रिक व्हीकल के चार्जिंग स्टेशन लगाए जा रहे हैं, और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का दाम भी जो है, क्योंकि शुरू है, नए मॉडल है, वो भी कम होना शुरू होगा। जैसे मैं भाई साहब को बता रहा था यहाँ अभी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी आएंगी मार्केट में, और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स सफल इसलिए होंगी क्योंकि चार्जिंग स्टेशन बढ़ रहे हैं। और अब मान लीजिए आप इलेक्ट्रिक व्हीकल चाहते हैं, उसको चलाने में जो खर्चा है वो 1/3 है। अगर 100 रुपए में जो खर्चा करते हैं वो 30 रुपए में हो जाएगा पर इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन है। मुझे लगता है कि हम एक ऐसी स्थिति में पहुंचने वाले हैं, 5 साल, शायद 5 साल जल्दी होगा या उसके पहले भी हो सकता है, कि जगह जगह इलेक्ट्रिक स्टेशन होगा। देखिए, इस समय हमारी जो सड़कों पे ट्रैफिक चलता है रेखा जी, ज्यादातर 2 व्हीलर और 3 व्हीलर का है, और अभी स्थिति ये ज्यादातर ये बैटरी ऑपरेटेड होंगे। एक 2 व्हीलर वाला या 3 व्हीलर वाला पेट्रोल पंप पे जाएगा, अपनी बैटरी निकालेगा, उसको अंदर डालेगा, नई बैटरी लेगा, उस पर लग जाएगा कि कितनी रहती थी, कितना दाम है, देगा, 10 मिनट में वो करके आ गए। और ये होने वाला है, बहुत जल्दी होने वाला है। और बताता हूं, मैंने अभी यहां पे रुक नहीं रहे हैं, इलेक्ट्रिक पे और एथेनॉल पे नहीं रुक रहे हैं रेखा जी। अभी पीछे मैंने दिल्ली में 2 हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बसों का इनॉग्रेशन किया। ये कैसे बनती हैं, ये आप देखिए, इसमें किसी चीज की जरूरत नहीं, सोलर पावर सस्ते में, जो हमने ऑलरेडी दिखा दिया कि 25 सेंट यूनिट की जगह हम 3 सेंट में बनाएंगे, और इलेक्ट्रोलाइजर की जरूरत है। मुझे IOCL के चेयरमैन ने कहा कि दिसंबर तक 15 ऐसे बसेज होंगी दिल्ली में और बढ़ती जाएंगी। तो एक तरफ इलेक्ट्रिक व्हीकल, दूसरी तरफ एथेनॉल फ्यूल मिक्स्ड और इलेक्ट्रिक।
फ्यूचर जो है हमारा ज्यादा ग्रीन हाइड्रोजन में है, पर उसमें थोड़ा समय लगेगा। मुझे लगता है उसके 2030 तक इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि उसे 2030 के बाद उसका जो ग्रीन हाइड्रोजन का दाम है उसको हमें और नीचे लाना है। पर जितनी ज्यादा यूटिलाइजेशन होगी तो वो प्राइस इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल होगा और वो भी नीचे आएगी। धन्यवाद सर। धन्यवाद जी। जब कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी होती है, खास करके चुनाव के समय या चुनाव से पहले, तो हम लोग अलग अलग जगह जाते हैं। इसका ये महत्व है कि यहाँ पे अगर कोई इंजीनियर्स है, कोई डॉक्टर है, ये सिर्फ अपनी बात नहीं, ये समाज की बात भी, सुझाव। अब देखिए जो भी हमने कितना 40 मिनट लगाए इनसे इंटरेक्शन करने, 40-45 मिनट, बड़ी अच्छी चीज़ें कही उन्होंने ये कोई पॉलिटिकल डिस्कशन नहीं थी इसमें। उन्होंने क्या कहा कि देखिए बाकी तो सब ठीक है, पर ये अर्बन शहर जो है खास करके छोटे, इसमें ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम है। हमने माना, मैंने उनको बताया, ये चीज़ हमें भी महसूस हुई, क्योंकि देखिए जो आप वंदे भारत ट्रेन चला रहे हैं या मेट्रो चला रहे हैं, पर छोटे शहरों के अंदर तब हमने क्या निर्णय लिया, 10,000 इलेक्ट्रिक बस केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने स्कीम बनाई है और इसकी इम्प्लीमेंटेशन बहुत जल्दी शुरू हो जाएगी। तो ये है। कईयों ने बात की और अर्बन इश्यूज़ पे, अब जैसे फ्यूल पे आ गए, ये कितना मैच्योर डिस्कशन था, मैं उनको बधाई देना चाहूँगा। उन्होंने ये नहीं कहा, हम समझते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय प्राइस क्या है, पर हम आगे क्या कर सकते हैं। तो मैंने इनको बताया, एक तरफ से हम एथेनॉल ब्लेंडिंग कर रहे हैं, दूसरी तरफ इलेक्ट्रिक व्हीकल चल रहा है, और तीसरा और टेक्नोलॉजी का ग्रीन हाइड्रोजन भी आएगी। और अगर मान लीजिए पाकिस्तान में 340 रुपये पर लीटर पेट्रोल है, हमारे यहाँ तो 5% कम हुआ है 2 साल में। तो ये ऐसी डिस्कशन का फ़ायदा ये होता है कि आप इसको सिर्फ पॉलिटिकल दृष्टिकोण से नहीं, आप इसमें जो वकील हैं इनमें से कई लोगों के पूरा, अभी अब किसी ने कार्ड भेजा, करण सिंह जी पुराने XMLA हैं, यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं लोगों के साथ जो लोकप्रियता, उनकी एक बात। और मैंने यही कहा, मैंने ये सभी भाई साहब से कहा, उन्होंने बिल्कुल मेरी बात के साथ को समझा। हमने कहा हम यहाँ लंबी स्पीच देने नहीं आए, हम इश्यूज़ को डिस्कस करना आए और आपके सुझाव लेने आए। इसलिए मुझे बड़ी खुशी हुई कि आज जो भी 45 मिनट इंटरेक्शन हुआ, उसके पहले हमारे भाई लोग बोले, मैं भी बोला, एट्सेट्रा। तो उसमें वो उस एटमॉस्फेयर के लिए विधानसभा में चुनाव होना है, क्या पेट्रोल में राहत की उम्मीद? यार देखिए फिर मैंने आपने वो तो जिन्होंने डिस्कशन के वो नहीं, पर आपने वही सवाल, चुनाव के लिए पेट्रोल में राहत नहीं आता है। हमें पेट्रोल का दाम कैसे होता है? पेट्रोल का दाम होता है कॉस्ट एट द पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन। दुनिया में आग लगी हुई है समय, ठीक है, वो ऊपर चला गया, उसके साथ आप इंश्योरेंस जोड़िए, फ्रेट ले रही है कच्चे तेल को यहाँ लगाने के लिए, उसके बाद रिफाइनर्स मार्जिन होता है। तो अभी भी जो जिस दाम पे मिल रहा है, कंपनियां नुकसान पे जा रही हैं, समझे ना। इसलिए आप पत्रकार हैं, बड़े समझदार हैं, आप लोगों की थिंकिंग को मोल्ड करते हो। तो आप ये सवाल है कि चुनाव के नीचे कर, नहीं, ऐसा नहीं हो। सवाल ये है कि आपने चुनाव क्या, बाकी इंटरनेशनल समस्याओं के बावजूद आपने पेट्रोल का दाम नीचे लाया। सवाल ये बहुत अच्छा होगा, और नीचे आ सकते हैं, तो मैं आपके कह रहा हूँ हम कोशिश करेंगे। इथेनॉल का कहाँ तक पहुँचा है? हाँ जी, इथेनॉल जो लिक्विड है, एथेनॉल की अभी देखिए, मैंने शुरू में कहा कि एथेनॉल की 20% ब्लेंडिंग के लिए, 20% मीन जो हमारे पास जो जानकारी है कि कितने हमारी अरे भाई भैया एक मिनट यार, एक मिनट। अगर अपनी जो अभी करंट भाई साहब प्रोडक्शन है और कितनी कंजम्पशन है, उसका 20% की ब्लेंडिंग के लिए हमें 1000 करोड़ लीटर चाहिए। अभी हमारी जो एथेनॉल की प्रोडक्शन बढ़ती जा रही है और फीड भी डाइवर्सिफाई होगी। अब ये सिर्फ शुगर केन से नहीं बन रही है, अब मक्के से बन रही है, पराली से बन रही है, बम्बू से बन रही है, 3rd जनरेशन टेक्नोलॉजी से बन रही है। ये हम 600 करोड़ लीटर पर पहुंच गए हैं और ऑलरेडी 5000 हमारे पेट्रोल पंप में E20 पेट्रोल बेचा जा रहा है। 2025 के आखिर तक हम 20% तक पहुंच जाएंगे। पर उसमें और भी अच्छी बात यह है कि मुझे लगता है हम 20% पर रुकने वाले नहीं, और भी जाएगा। इससे हमारी एनर्जी सेक्टर को फ़ायदा है, हमारे कृषि सेक्टर को फ़ायदा है, क्योंकि अगर आप ये इसका हमने 41,000 करोड़ बचाया इंपोर्ट पे, तो क्या 42,000 करोड़ फिर किसानों को दिया। तो ये सब लग रहा है अब ये ठीक तरीके से चल रहा है। और मुझे लगता है कि जितनी अगर इंटरनेशनल
दाम बढ़ता है कच्चे तेल का, उतनी ज़्यादा तेज़ी से हमारे यहाँ एथेनॉल और ईवी और बाकी चीज़ों पे काम हो। सर हाइड्रोजन व्हीकल जो है कब तक आ जाएगा मार्केट? आ गए हम, हाइड्रोजन व्हीकल तो आ गया। आम लोगों को नहीं, आम लोगों की बात है ना, दाम नीचे लाना होगा। हर एक चीज़ में इकोनॉमीज ऑफ स्केल होता है। अब हमने दिसंबर तक 15 हाइड्रोजन ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल की बसेस चलेंगी, पर उसको इकोनॉमिकली वायबल करने के लिए, क्योंकि हमारे जैसे इलेक्ट्रिक ये जो बसेस भी हैं, हम ये एक ऐसी स्कीम बनाएंगे कि बस कोई खरीदेगा, उसको चलाएगा, पर किलोमीटर कितने पैसे दिए जाएंगे उसको, उसके लिए भी तो वायबल बनानी है और सरकार के लिए भी वायबल बनानी है। उसमें हमारी को इन्वेस्टमेंट होगी, करेंगे। हाइड्रोजन फ्यूल में भी यही ऐसा ही होगा। हरदीप जी, अभी जो हाल में पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट का जो यहाँ पर बड़ा उद्घाटन, वो बीना में 50,000 करोड़ का 5 साल का समय दिया गया है। नहीं, इसमें काम बहुत जल्दी दो साल, इसमें काम तो शुरू ऑलरेडी हो चुका है, पर वो एथिलीन प्रोडक्शन कब होगी एग्जैक्ट डेट नहीं है, पर बहुत जल्दी है, 5 साल नहीं। राज्य सरकार में शिवराज सिंह चौहान जी की अध्यक्षता में बाकी भी जो प्रोजेक्ट आपके सेक्टर में देखिए, मेरे नहीं है, मोदी जी के जो सारे कार्यक्रम है, जब शिलान्यास हुआ है तो उसका उद्घाटन भी हो गया। अगर पार्लियामेंट हमने नई बिल्डिंग, पूछो छतर सिंह जी, 22 महीने में बना दी तो बाकी और क्या है। 22 महीने में बन गई पार्लियामेंट बिल्डिंग, जो अगले 50-100 साल 200 साल के लिए बनी है। बहुत बहुत आपका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, पूरे केंद्रीय मंत्री जो हैं विधानसभा चुनाव के पहले तो आपको अच्छा लगता है ना? आपको अच्छा लगता है कि नहीं? बड़े लीडर, मुझे तो अच्छा लगता है। देखिए, इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी इस चीज़ को करके, उनको ला के आप सबको ताकत मिलेगी इससे, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप किसी इतने एक्सपीरियंस लोग आएंगे, अनुभवी लोग आएंगे, तो वो सीट निकालेंगे। मतलब कि ये तो हमारे डेमोक्रेसी के लिए बहुत अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद।